नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन। चलिए आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं आईटीआई टीओ कोपा के अंतर्गत जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर अगला बोले तो 14 नंबर का। इसके पहले जो है हमने 13 जो प्रैक्टिस सेट है वो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, उसको आप जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। और साथ ही जो डिटेल क्लासेस है जैसे HTML CSS और अगले जो भी क्लासेस रहेगी सारी चीज़ें आपको उसी प्लेलिस्ट में मिलेगी, आप जाकर देख सकते हैं। और वीडियो अगर पसंद आता तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलना है। और चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 14, जिसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन मिल जाता है आपको, निम्नलिखित में से कौन सा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। देखिए रियल टाइम का मतलब होता है एग्जैक्ट टाइम की बाउंडेशन, बोले तो सेकंड मिली सेकंड के साथ में जो एग्जैक्ट टाइम पर अपनो एग्जीक्यूट करता है वो कहलाता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे कौन सा है, ये है लाइनेक्स RT। क्या है, बी राइट आंसर है। और यहाँ अगर बात करें जो विंडोज़ 10 तो एक प्रकार का रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, एक प्रकार का जनरल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनेक्स RT रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का एक वेरिएंट है और डिटर्मिनिस्टिक शेड्यूलिंग और डेडलाइन बेस्ड टास्क एग्जीक्यूशन है वो प्रदान करता है। इंडस्ट्रियल कंट्रोल, रोबोटिक्स है, मेडिकल जो डिवाइसेस होती है इन सभी में एप्लीकेशन यहाँ पर उपयोग किया जाता है। MS-DOS आपका पुराना सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। और जो मैक है वो जनरल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम है। मतलब लाइनेक्स RT बस जो है वो आपका क्या है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अलावा भी अगर देखें तो लाइनेक्स RT है, VX वर्क्स है, QNX है, फ्री RTOS है, मतलब फ्री रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपको एयरोस्पेस है, मेडिकल डिवाइसेस, ऑटोमेटिव सिस्टम है, रोबोटिक्स, इन सभी जगह में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मिल जाता है आपको, कंप्यूटर का प्रमुख लाभ क्या है। भाई कंप्यूटर के लाभ तो आपको देखने को मिल जाता है पहली चीज़ में, मतलब जो आपकी पहली यूनिट है उसके अंतर्गत आपको एक्यूरेसी बोले तो शुद्धता से काम करता है। स्पीड, जितनी स्पीड मानव की होती है उससे कई गुना अधिक तेज गति से काम करता है। और जब एक बार इनपुट दे दिया जाता है तो स्वचालित रूप से ये चलते रहता है। इसका मतलब तीनों ही यहाँ पे इसकी विशेषता या लाभ है, तो उपरोक्त सभी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखें, एक्यूरेसी बोले तो ह्यूमन में एरर आ सकती है पर कंप्यूटर में नहीं आती। स्पीड की बात करें तो तेज़ी से लाखों गणनाएँ जो है आपका एग्जीक्यूट कर सकता है। ऑटोमेशन मतलब प्री डिफाइन इंस्ट्रक्शन के आधार पर टास्क को स्वतः ही एग्जीक्यूट कर लेता है। चलिए आगे देखें, एनालॉग कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। एनालॉग का मतलब हो जाता है कि जो कंप्यूटर ताप दाब माप के आधार पर गणनाएं करता है उन्हें बोल देते हैं एनालॉग। और डिजिटल मतलब जो 0 और 1 के आधार पर काम करता है। तो यहाँ पे अगर बात करें जो आपका एनालॉग कंप्यूटर है वो किया था वेनेवर बुश ने। वेनेवर बुश बोले तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको बी नंबर का राइट आंसर मिलेगा। और जो चार्ल्स बेबेज है वो कंप्यूटर के पिताजी यानी फादर ऑफ डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है। एनालिटिकल इंजन इन्होंने बनाया था। बेनेवर बुश जो है 1930 में डिफरेंशियल जो एनालाइज़र है नामक पहला बड़ा एनालॉग कंप्यूटर इन्होंने बनाया था। और यह मैकेनिकल एनालॉग जो है कंप्यूटर था जो कि डिफरेंशियल इक्वेशंस को हल करने के लिए उपयोग किया जाता है। जॉन नेपियर की बात करें तो लॉगरिदम का एक आविष्कार किया था इन्होंने। ब्लेच पास्कल ने मैकेनिकल कंप्यूटर जो कैलकुलेटर वो बनाया था पहला, पास्कलाइन के नाम से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा पेरिफेरल डिवाइस है। पेरिफेरल का मतलब जो बाहरी डिवाइसेस होती है, जैसे मान लीजिए कीबोर्ड है बाहर से लगाया जाता है कंप्यूटर में। मॉनिटर भी आपको HDMI केबल या BGA में लगाते हुए मिल जाती है। प्रिंटर भी आपको बाहर से लगाए। इसका मतलब सभी डिवाइसेस यहाँ पे पेरिफेरल्स है, बाहरी डिवाइस जो कंप्यूटर से कनेक्ट होती है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखें यहाँ पे, तो कैश मेमोरी के लिए जो मुख्य रूप से किसका उपयोग किया जाता है। कैश मेमोरी जैसे हमने देखे थे प्राइमरी मेमोरी में आपका रैम आ जाती है। और रैम आप देखोगे तो रैम आपकी जो है दो प्रकार में मिल जाती है। एक मिल जाती है SRAM बोले तो स्टैटिक रैम, एक मिल जाती है आपकी DRAM बोले तो डायनेमिक रैम। तो DRAM के अंतर्गत तो आपको DDR1 मिल जाता है, DDR1, DDR2 मिल जाता है, DDR3 मिल जाता है। इसके अलावा अभी वर्तमान में DDR5 रैम देखने को मिल जाती है। तो जो रैम है, रैम जो नॉर्मली हम प्राइमरी मेमोरी के रूप में उपयोग करते हैं वो DRAM होती है। पर SRAM जो होती है वो क्या होती है, एक प्रकार से कैश मेमोरी के लिए उपयोग की जाती है जो कि फास्ट मेमोरी है। तो यहाँ पे आ जाएगा SRAM जो कि कैश मेमोरी के लिए उपयोग की जाती है। स्टैटिक मेमोरी तो यहाँ देखिए SRAM बोले तो जो आपकी कैश मेमोरी में उपयोग की जाती है, बार बार डेटा रिफ्रेश करने की आवश्यकता इसमें नहीं होती। DRAM में बार बार आवश्यकता होती है, इसलिए DRAM SRAM से थोड़ी स्लो होती है। IBM 360 और IBM 370 कंप्यूटर किससे संबंधित है। तो ये है भाई, जैसे थर्ड जनरेशन की बात करें तो उसमें मेन फ्रेम कंप्यूटर जो थे मेन फ्रेम कंप्यूटर से संबंधित है। तो सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, तो जो माइक्रो कंप्यूटर था उसकी अगर बात करें तो ये पर्सनल कंप्यूटर की श्रेणी में आ जाते हैं। PC बोला जाता है, डेस्कटॉप लैपटॉप। मिनी कंप्यूटर मिड रेंज के कंप्यूटर आ जाते हैं। और मेन फ्रेम की बात करें तो IBM 360
1964 में, IBM 370 1970 में। ये बड़े मेन फ्रेम कंप्यूटर थे। इनका उपयोग बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, गवर्नमेंट सेक्टर है, लार्ज स्केल डेटा प्रोसेसिंग, हाई रिलायबिलिटी, सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग और मल्टी यूज़र सपोर्ट ये प्रदान करते हैं। सुपर कंप्यूटर की बात करें तो ये जो है साइंटिफिक और इंजीनियरिंग कैलकुलेशन के लिए उपयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट अगर देखें तो सीपीयू का कौन सा घटक निर्देशों को निष्पादित करने के लिए सिस्टम को निर्देशित करता है। तो एग्जीक्यूट करने की बात हो रही है, तो एग्जीक्यूट कौन करेगा भाई? सिंपल सी बात है, सीपीयू में आपके 3 पार्ट हो जाते हैं। कौन कौन से? सबसे मुख्य हो जाता है कंट्रोल यूनिट सीयू, दूसरा हो जाता है आपका अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट बोले तो एएलयू, और तीसरा हो जाता है आपका रजिस्टर। रजिस्टर का मतलब क्या हो जाता है? जो मेमोरी होती है, जो कि फास्ट मेमोरी होती है। तो यहाँ पे एग्जीक्यूशन के लिए कौन जिम्मेदार है? या एग्जीक्यूशन के लिए आपका जो है मतलब निर्देशित करने के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए तो एएलयू है, पर यहाँ पे बोला जा रहा है निष्पादित करने के लिए जो निर्देशन देता है यानी कि कंट्रोल करता है, तो कंट्रोल के लिए कंट्रोल यूनिट जिम्मेदार होती है, जो सारे काम को यहाँ पे मॉनिटर करने का काम करती है, सीयू। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशन है, मतलब यूनिट है जो कि अर्थमेटिक प्लस माइनस इंटू डिवाइड, लॉजिक बोले तो ग्रेटर देन लेस देन जैसी जो गणना है उनको करने में सक्षम है। कंट्रोल यूनिट एक प्रकार का डायरेक्टर है जो बताता है कि इंस्ट्रक्शन कब और कैसे एग्जीक्यूट करना है, इंस्ट्रक्शन को फेच करना है, डिकोड करना है, एग्जीक्यूट करना है, सारे कंट्रोल करता है। रजिस्टर की बात करें तो टेम्परेरी स्टोरेज है जो कि फास्ट एक्सेस के लिए उपयोग की जाती है, और मेमोरी यूनिट डेटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने का काम कर लेती है। सबसे तेज प्रकार का जो प्रिंटर है वो कौन सा है? सबसे तेज की अगर बात करें तो यहाँ आप देखोगे सबसे तेज की श्रेणी में जाता है लेज़र प्रिंटर। कौन सा आ जाता है? लेज़र प्रिंटर। बी आपका राइट आंसर है, जो कि आपका नॉन इम्पैक्ट श्रेणी में जाता है। नॉन इम्पैक्ट मतलब सीधे आपका जो है उससे रिलेटेड नहीं होगा, किससे? कागज़ में टच नहीं करता है, ये इनडायरेक्टली यहाँ पे लेज़र किरणों के माध्यम से प्रिंट करता है। तो बी यहाँ पर राइट आंसर आप देख भी सकते हैं। जैसे लेज़र की बात करें तो पेपर पर मिनट या पेज पर मिनट की यहाँ पे इसकी गति होती है, जो कि सबसे पहले नंबर पर है इसकी गति। ऑफिस और जो भारी मात्रा में प्रिंटिंग उसके लिए यहाँ पर उपयोग किया जाता है। फिर सेकंड नंबर पर आ जाता है इंकजेट, जिसमें भी पेज पर मिनट की स्पीड से यहाँ मापा जाता है, और जो सेकंड नंबर पर आ जाता है दूसरे नंबर पर। फोटो और घरेलू उपयोग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फिर आ जाता है लाइन प्रिंटर, बोले तो एलपीएम, लाइन प्रति मिनट। लाइन प्रति मिनट से ये देखने को मिल जाता है तीसरे नंबर पर, यहाँ देखने को मिल जाता है बड़े डेटा रिपोर्ट और भारी प्रिंटिंग के लिए, पुरानी तकनीक हालांकि। फिर डॉट मैट्रिक्स आ जाता है जो कि आपका इम्पैक्ट प्रिंटर में आ जाता है, लाइन भी इम्पैक्ट प्रिंटर में आ जाता है, और जो आपका डॉट मैट्रिक्स है वो सीपीएस में काम करता है, कैरेक्टर पर सेकेंड। चौथे नंबर पर सबसे धीमा आप बोल सकते बिल, रसीद और कार्बन कॉपी निकालने के लिए। नेक्स्ट देखोगे निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण या जो है आउटपुट डिवाइस नहीं है? आउटपुट मतलब सीपीयू से जो हमारे को परिणाम देता है वो कहलाता है आउटपुट। जैसे मॉनिटर आउटपुट है, प्रिंटर भी आउटपुट है, आपका स्पीकर भी आउटपुट है, कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस है जो कि टाइपराइटर के जैसे काम करता है। कीबोर्ड के अलग अलग वेरिएंट आते हैं, जैसे क्वालिटी, एजोटी, डॉर्क कीबोर्ड है। आगे देखें तो आप देख सकते हैं कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जो यूज़र से डाटा को कमांड के फॉर्म में इनपुट करता है कंप्यूटर के अंतर्गत। चलिए देखें यहाँ पे प्रिंटर का रेजोल्यूशन किस में मापा जाता है? डीपीआई में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? डीपीआई, डॉट पर इंच। तो यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, डॉट पर इंच। तो यहाँ पे प्रिंटर की रेजोल्यूशन स्टैंडर्ड है, ये यूनिट यह बताती है कि 1 इंच में कितने डॉट पर प्रिंट किए जा सकते हैं। हाई डीपीआई बेटर प्रिंट क्वालिटी यहाँ देखने को मिल जाती है। इसके अलावा पीपीआई बोले तो पिक्सल पर इंच, मॉनिटर की जो डिस्प्ले रेजोल्यूशन उसको मापता है। एलपीआई लाइन पर इंच बोले तो प्रिंटिंग में हाफ टोन स्क्रीन की डेंसिटी के मापने के लिए, और सीपीआई बोले तो कैरेक्टर पर इंच यानी टेक्स्ट प्रिंटिंग में इस कैरेक्टर की डेंसिटी बताता है। तो इस प्रकार यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम, शब्द का क्या अर्थ है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करने वाला सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर भी है और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है, बिल्कुल सही। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, प्रोग्रामिंग भी नहीं है, यूटिलिटी भी नहीं है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे अभी तक किसी को अगर प्लेलिस्ट नहीं मिली होगी ITI TO की, जो आप देख सकते हैं, तो आप जाओगे कहाँ पे? आप जाओगे आपका अपना यूट्यूब चैनल सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन में, और आपको जाना कहाँ पे? प्लेलिस्ट में। यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाओगे, और प्लेलिस्ट में जैसे जाओगे तो यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए MP ITI TO कोपा है, उसके अंदर आप देख सकते हैं आपको सारे जो वीडियोज़ है वो मिल जाएंगे। जैसे आप यहाँ देखोगे लाइन्स है, जो डिटेल वीडियो है, और जो आपकी टेस्ट सीरीज़ है, प्रैक्टिस सेट है, सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएगी। पुराने वर्षों के क्वेश्चन पेपर भी मैंने बताया कौन कौन सी क्षेत्र से आते हैं। दूसरी चीज़ आप देखो
देखोगे यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस है, तो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, यहाँ जाकर आप देख सकते हैं। इसके अलावा भी आपके काम की बहुत सारी चीज़ें, जैसे आप मान लीजिए बेसिक पढ़ना चाहते हैं, वेब डिज़ाइनिंग में मिल जाएगा आपको प्लेलिस्ट में। इसके अलावा आप देखोगे तो आपको वर्ड प्रोसेसिंग, एमएस ऑफिस से रिलेटेड चीज़ें यहाँ मिल जाएगी, और बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगी जो आपके काम की है, जो आपके रियल लाइफ में काम आने वाली है। सारे वीडियोस यहाँ पे मिलने वाले हैं। चलिए आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मिलेगा, कैरेक्टर का आकार निर्धारित करने के लिए खालिस्तान का उपयोग किया जाता है। कैरेक्टर का आकार बोले तो फ़ॉन्ट के आकार, यानी कि फ़ॉन्ट का साइज़ यहाँ पे निर्धारित किया जाएगा। और फ़ॉन्ट के साइज़ की अगर बात करें तो हम चलते हैं सीधे एमएस वर्ड में, और एमएस वर्ड में चल के हम देखेंगे यहाँ पे, अगर मान लीजिए हम एक टेक्स्ट लिखा जाते हैं डेमो टेक्स्ट, तो डेमो टेक्स्ट लिया है और यहाँ पर जाकर देखोगे तो आप सेलेक्ट करोगे, और सेलेक्ट करने के बाद देखोगे तो यहाँ फ़ॉन्ट का साइज़ मिल जाता है, जो कि 8 से लेकर 72 तक मिलता है। और इसकी रेंज की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जैसे इसकी रेंज जो है आपको मिनिमम 1 मिलेगी। मतलब यहाँ पे आप देखोगे तो आपको जो है मिनिमम कितनी रेंज मिलेगी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप 0 दे देते हैं, तो 0 तो यहाँ पे नहीं होगा, तो यहाँ पे रेंज आप देख भी सकते हैं 1 से लेकर 163 बोले तो 1638 तक इसकी रेंज मिल जाती है। तो फ़ॉन्ट के साइज़ के अंतर्गत देख सकते हैं। बाकी बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन मिल जाता है, जो कि अन्य फॉर्मेटिंग है। सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट मिल जाता है। फ़ॉन्ट की फेस फैमिली मिल जाती है, देखिए फेस है, फ़ॉन्ट फैमिली या फेस मिल जाते हैं। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे फ़ॉन्ट के अंतर्गत। तो यहाँ देखिए फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ राइट आंसर है, जो कि फ़ॉन्ट की जो एक प्रकार से कैरेक्टर के आकार को निर्धारित करता है। फ़ॉन्ट का कलर आकार करता है, फ़ॉन्ट का वेट, डेकोरेशन, जो फ़ॉन्ट स्टाइल है, ये सब देखने को मिल जाती है अलग अलग। तो यहाँ देखिए फ़ॉन्ट स्टाइल बोले तो टेक्स्ट, इटैलिक, बोल्ड, जो भी अंडरलाइन लेना है। फ़ॉन्ट का कलर मतलब जो भी कलर लेना है हमको, रेड, ब्लू, जो भी। और वेट मतलब बोल्ड और लाइट, नॉर्मल, इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिल जाती है। कंप्यूटर में डॉट टीएमपी एक्सटेंशन आमतौर पर क्या दर्शाता है? तो डॉट टीएमपी मतलब जितना भी काम हम रेगुलरली कर रहे हैं उसकी एक टेम्परेरी फाइल स्टोर हो जाती है। तो वो टेम्परेरी फाइल का जो एक्सटेंशन होता है डॉट टीएमपी होता है। कैसे हम देख पाएंगे? विंडो के साथ आर प्रेस करेंगे और यहाँ देखिए आपको रन का डायलॉग बॉक्स आ गया। इसमें आपको लिखना है सीधे परसेंट और TEMP, फिर परसेंट लगा के एंटर कर देना है। तो जितनी भी फाइल यहाँ पर खुलेगी सब टेम्परेरी फाइल है। इन फाइलों को आप सीधे उठाइए, ऐसे कंट्रोल A करिए और आपको कर देना है शिफ्ट के साथ डिलीट। और यस, 209 फाइल यहाँ दिख रही है, जिसमें से कुछ फाइल अभी करंट में वर्किंग में है, तो वो आपकी डिलीट नहीं होगी। मतलब पहले जो काम कर चुके हैं उन फाइलों को यहाँ से आप हटा सकते हैं। तो यहाँ पे जो टेम्परेरी फाइल है उसका राइट आंसर है बोले तो ए, यहाँ पे राइट आंसर है। यहाँ पे .tmp एक्सटेंशन वाली फाइल टेम्परेरी स्टोरेज के लिए बनाई जाती है, यानी कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान जो इंटरमीडिएट डेटा होता है वो स्टोर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए जब आप कोई डॉक्यूमेंट एडिट करते हैं तो सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड में .tmp फाइल बना देता है एक एक्स्ट्रा, ताकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में कोई भी चेंजेस हो तो वो आपको यहाँ पे दिक्कत ना करे। तो txt फाइल .txt के लिए यहाँ पे हो जाती है, यानी कि जो आपका नोटपैड होता है। .dotx और .potx की बात करें तो ये टेम्पलेट फाइल हो जाती है, जो आपकी पावर पॉइंट और डॉक्यूमेंट के अंतर्गत मिल जाती है। ट्रांसफ़र फाइल इस प्रकार का कोई एक्सटेंशन नहीं होता है। नेक्स्ट सी की बात करते हैं। सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग है। बोले तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। कौन? सी लैंग्वेज। बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर भी नहीं है, मार्कअप लैंग्वेज भी नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम तो आपका विंडोज़ के अंतर्गत आ जाएगा। डेटाबेस बोले तो DBMS मतलब MS एक्सेस है, SQL है, SQL सर्वर, ये चीज़ें। मार्कअप लैंग्वेज के अंतर्गत आप किया जाती है HTML मतलब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। मतलब सी एक है, जनरल पर्पस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। 1972 में डेनिस रिची वेल लैब में इसको विकसित किया था। और सिस्टम प्रोग्रामिंग जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर और एप्लीकेशन डेवलपमेंट, इनमें इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट असेंबलर डायरेक्टिव्स होते हैं। तो असेंबलर डायरेक्टिव्स जो होते हैं वो आपके असेंबलर के इंस्ट्रक्शंस होते हैं। असेंबलर के लिए इंस्ट्रक्शंस मतलब इंस्ट्रक्शंस फॉर असेंबलर, असेंबलर के लिए निर्देश। बोले तो ए राइट आंसर है। तो यहाँ देखिए CPU के लिए इंस्ट्रक्शन नहीं होते, बल्कि असेंबलर को गाइड करने के लिए निर्देश होते हैं। असेंबलर को बताते हैं कि कोड को कैसे ट्रांसलेट करना है, मेमोरी एलोकेशन कैसे करनी है, जैसे ORG, एंड है, EQ, U है, DV है, ये सब। और अगर बात करें CPU के लिए कमांड, तो CPU केवल मशीन इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है, डायरेक्टिव्स को नहीं करता। फंक्शन फॉर मेमोरी बोले तो डायरेक्टिव्स मेमोरी एलोकेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, परंतु मेमोरी के फंक्शन के लिए नहीं। यूज़र इनपुट की बात करें तो डायरेक्टिव यूज़र इनपुट से संबंधित नहीं होते हैं।
नेक्स्ट है बूटिंग प्रक्रिया। जो बूटिंग होती है यानी कि कंप्यूटर की जो हम ऑन बटन प्रेस करते हैं और उसके बाद जो प्रोसेस होती है कंप्यूटर के चालू होने तक, उसे हम बोल देते हैं बूटिंग प्रोसेस। तो बूटिंग प्रोसेस यानी कि बूटिंग प्रक्रिया के बाद बायोस खाली स्थान में मदद करता है। तो भाई जो बायोस है वो क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करेगा, हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करेगा, ये तो नहीं होगा, एप्लीकेशन इंस्टॉल ये भी नहीं होगा, एंटीवायरस चलाना ये भी नहीं। तो पहले ही यहाँ पर राइट आंसर है लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। बूटिंग प्रोसेस के बाद जो बायोस है ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने में मदद करता है। अब जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो जो आपकी सेकेंडरी स्टोरेज होती है वहाँ पे आपका ओएस होता है, और उसके बाद वो प्राइमरी मेमोरी मतलब रैम में लाना, सेकेंडरी मेमोरी से ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में लाने की प्रोसेस को बोल देते हैं बूटिंग प्रोसेस। ठीक है, ये राइट आंसर है। और बूटिंग मतलब बायोस के अंतर्गत देखें तो आपको बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम देखने को मिल जाता है, और यह है कंप्यूटर का फर्मवेयर है। यानी कि बूटिंग के दौरान हार्डवेयर कंपोनेंट्स जैसे कि कीबोर्ड है, माउस है या मेमोरी है, हार्ड ड्राइव, इन सब को टेस्ट किया जाता है, और इसी टेस्ट को पोस्ट बोल देते हैं। पोस्ट मतलब पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। इसके बाद बायोस जो है बूट लोडर को कंट्रोल देता है, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी में लोड कर देता है। नेक्स्ट है पीसी को कोल्ड बूट करने के लिए कौन सी डिस्क उपयोगी होती है। कोल्ड बूट का मतलब क्या हो जाता है भाई, सिंपल सी बात है। अगर आप बात करो कंप्यूटर को बंद कर दी, यानी कि आप आज जो है शट डाउन कर दिए, शट डाउन करके आप चले गए और दूसरे दिन आके जो आपके कंप्यूटर को ऑन कर रहा है, तो मतलब शुरुआत से आप क्या कर रहे हैं, उसको स्टार्ट कर रहे हैं या ऑन कर रहा है। उस ऑन करने की चीज़ को शुरुआत वाले को बोल देते हैं कोल्ड बूटिंग, और अगर रीस्टार्ट कर रहा है तो उसको बोल देते हैं वार्म बूटिंग। तो यहाँ कोल्ड बूटिंग बोले तो शुरुआत से अगर करना है तो उसके लिए क्या लगता है, उसके लिए लगता है आपका बूटेबल डिस्क है। बोले तो बूट करने के लिए कौन सी डिस्क उपयोगी है, तो ये बूटेबल डिस्क। अब हार्ड डिस्क बूटेबल हो सकती है, पर सीधे सीधे बूटेबल आंसर आ गया है, तो यहाँ पे कॉम्पैक्ट डिस्क भी बूटेबल हो सकती है, परंतु यहाँ सीधे बोला गया बूटेबल डिस्क। बोले तो हार्ड डिस्क भी बूटेबल बना सकते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क भी बूटेबल, या पेन ड्राइव भी बूटेबल। तो यहाँ पे अभी जो है ये तीनों ही चीज़ें ऑप्शन में है, पर राइट आंसर आपका बूटेबल ही आएगा, क्योंकि तीनों चीज़ बूटेबल होगी तभी सिस्टम जो है स्टार्ट होगा। ध्यान रखिए, ओनली हार्ड डिस्क से काम नहीं चलेगा, ओनली कॉम्पैक्ट डिस्क से काम नहीं चलेगा, ओनली फ्लैश ड्राइव से, पर उन तीनों का बूटेबल होना बहुत ज़रूरी है। बूटेबल मतलब इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम बूट फॉर्मेट में होना चाहिए ताकि सिस्टम ऑन हो सके। तो यहाँ आप देख सकते हैं कंप्यूटर को पूरी तरीके से बंद अवस्था से चालू अवस्था में लाना, वो बूटेबल डिस्क के माध्यम से फ्लॉपी डिस्क, डीवीडी, सीडी, यूएसबी ड्राइव की आवश्यकता यहाँ पे होती है। नेक्स्ट है कंप्यूटर में सूचना संग्रहण। बोले तो डेटा को स्टोर करने की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, तो ये होती है जीरो और वन। मेमोरी मेजरमेंट यूनिट है जो कि बिट के फॉर्मेट में होती है, जीरो या वन, और इसी से मिलकर बनती है बाइट। बोले तो 8 बिट मिला दे तो बाइट बन जाती, और इसी बाइट को हाफ कर देते हैं, वो बन जाती है आपकी क्या, निबल। क्या बन जाती है, निबल। हाफ बाइट को निबल बोल देते हैं। बोले तो 4 बिट के कलेक्शन को निबल बोल देते हैं, ये लिखा भी यहाँ पे। और वर्ड तो एक प्रकार का बाइट का कलेक्शन हो जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आप देखोगे बिट तो बाइनरी डिजिट होती है, जीरो या वन। बाइट मतलब 8 बिट का कलेक्शन, निबल मतलब हो जाता है 4 बिट, और वर्ड मतलब सीपीयू आर्किटेक्चर पर यहाँ निर्भर करता है कि भाई 16 बिट है, 32 बिट है या 64 बिट। तो अभी वर्तमान में ज़्यादातर 64 बिट ही चल रहा है, पुराने सिस्टम 32 बिट में मिल जाते हैं। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी सीपीयू द्वारा सीधे एक्सेस की जाती है, तो सीपीयू के पास में सबसे ज़्यादा करीब में स्थित रहती है कैश। देखिए अगर कैश नहीं है तो रैम आएगा आंसर, और अगर कैश के साथ में क्या है, रजिस्टर भी है, मान लीजिए यहाँ पे ऑप्शन में रजिस्टर भी आ जाता है, तो राइट आंसर आपका रजिस्टर आएगा उस स्थिति में जब रजिस्टर ऑप्शन में होगा। पर अभी क्या है, कैश है, तो यहाँ पर राइट आंसर कैश आएगा। अब कैश नहीं है तो क्या आएगा, रैम आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप सीक्वेंस याद रखना। तो अभी राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि रैम जो होती है सीपीयू रैम को एक्सेस करता है, लेकिन कंप्लीटली मतलब जो कंपैरेटिबिलिटी धीमी होती है और सीपीयू को सीधे नहीं जुड़ी होती। रोम जो होती है परमानेंट स्टोरेज बायोस के लिए होती है। कैश आपकी सीपीयू के साथ सीधे जुड़ी होती है, ब्रिज का काम करती है रैम और सीपीयू के बीच में, और फास्ट एक्सेस के लिए यहाँ मदद करती है। एस रैम से ये बनी होती है। नेक्स्ट है POSIX का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका मतलब है आपको पोर्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस मिल जाता है। तो ये क्या है, एक प्रकार का स्टैंडर्ड है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में कंपैटिबिलिटी सुनिश्चित करता है। मतलब एक ऑपरेटिंग सिस्टम को दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम से कंपेटेबल बनाने में एक स्टैंडर्ड के फॉर्मेट में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे यूनिक्स आधारित सिस्टम के लिए बनाया गया था ताकि सॉफ्टवेयर जो है अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पर आसानी से चल सके। इसमें सिस्टम कॉल और API डिफाइन किए गए हैं। प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम इंटीग्रेशन या पॉजिक्स का सही अर्थ यहाँ पे नहीं है। जो प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरेक्शन ये भी नहीं है। पोर्टेबल ओपन सोर्स, ये जो बाकी ऑप्शन वो गलत है। यहाँ पे आपका पहला नंबर बोले तो पोर्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस इसका राइट आंसर है।
निम्न विकल्पों में असंगत को पहचानिए। बोले तो 3 का ग्रुप है और बाकी अलग है। बोले तो कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर, ये सब हार्डवेयर है। पर कंपाइलर आपका एक प्रकार से क्या है, सॉफ्टवेयर की श्रेणी में जाता है। क्या जाता है, सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर में भी कैसा जाता है, यूटिलिटी, मतलब एक प्रकार का क्या है, ट्रांसलेटर प्रोग्राम है। ट्रांसलेटर मतलब एक भाषा को, बोले तो सोर्स कोड को मशीन में बदलेगा। मशीन मतलब 0 और 1 में, ठीक है। तो याद रखिए इस चीज़ को। तो आपका डी कंपाइलर यहाँ पे राइट आंसर है, जो कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आता है। डी मैसेज एक प्रकार से बोले, DMESG कमांड का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो ये एक प्रकार से आपको देखने को मिलेगा डिस्प्ले कर्नल मैसेजेस। कर्नल मैसेज को दिखाने के लिए DMESG का प्रयोग किया जाता है। तो यूनिक्स और लाइनिक्स के अंतर्गत ये उपयोग होने वाली एक कमांड है। कर्नल रिंग बफर की मैसेज को डिस्प्ले करता है। हार्डवेयर डिटेक्शन है, ड्राइवर लोडिंग है, बूट प्रोसेस है, इससे संबंधित जानकारी देखने। एग्जाम्पल के लिए जब कोई नया USB डिवाइस कनेक्ट करते हैं तो ये जो कमांड है डी मैसेज जो कमांड है, इससे पता चलता है कि कर्नल ने कैसे इसे डिटेक्ट किया है, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खालिस्तान का उदाहरण है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम तो नहीं है, एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो यूज़र की रिक्वायरमेंट के आधार पर यहाँ पर वर्ड प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेदार हो जाता है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पहले ही राइट आंसर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाएगा। यूटिलिटी में आप देखोगे डिस्क क्लीनअप वगैरह, एंटीवायरस वगैरह जाएंगे। प्रोग्रामिंग के अंतर्गत अलग आईडीज आ जाती है। तो अभी राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्लिपबोर्ड, फॉन्ट स्टाइल, पैराग्राफ है, फॉर्मेटिंग स्टाइल और जो सर्च है, ये सभी टूल खालिस्तान मेनू में रहते हैं। तो ये सारे जो ऑप्शन है वो कहाँ रहेंगे भाई, फॉन्ट, क्लिपबोर्ड वगैरह होम टैब में रहते हैं। जब भी आप देखोगे किसी भी मतलब MS वर्ड या एक्सेल में, जैसे मान लीजिए आप वर्ड में चलते हैं तो वर्ड तो हम ऑलरेडी खोल रखे हैं। क्लिपबोर्ड है, फॉन्ट है, पैराग्राफ है, स्टाइल है, ये देखिए यहाँ पे सर्च फाइंड के ऑप्शन मिल जाते हैं। तो ये सब कहाँ मिल जाते हैं, होम टैब में। इंसर्ट में लाने वाली चीज़ें मिल जाती, व्यू में व्यूज़ वगैरह मिल जाते, रेफरेंसेस में टेबल ऑफ कंटेंट वगैरह, या फिर आप ट्रैक चेंजेस के बारे में देख सकते हैं। ट्रैक चेंजेस तो यहाँ पे नहीं मिलता, ये और मिल जाता। मान लीजिए आपको क्रॉस रेफरेंस वगैरह बनाना है या फुट नोट बनाना, तो उसके लिए आपको रेफरेंसेस में मिल जाते हैं। तो अभी राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। जितने भी ऑप्शन सब होम टैब में ही मिलेंगे। टोकन पासिंग बस नेटवर्क में निम्नलिखित में से क्या संभव है। भाई टोकन पासिंग बस मतलब यहाँ पे आप देखोगे कॉलिजन फ्री ट्रांसमिशन, बोले तो टकराव रहित संचरण के लिए यहाँ पे टोकन पासिंग बस नेटवर्क उपयोगी होता है। तो ए राइट आंसर है। बोले तो स्पेशल कंट्रोल पैकेट बोला जाता है, जो सभी नोड के बीच में घूमते रहता है। केवल वही नोड डेटा भेज सकता है जिसके पास अभी करंट में टोकन है। तो इसे कॉलिजन फ्री ट्रांसमिशन यहाँ पे सुनिश्चित किया जाता है। नेक्स्ट देखोगे यहाँ पे, तो MS वर्ड में बार बार उपयोग किए जाने वाले कार्यों को स्वचालित रूप से चलाने की क्षमता खालिस्तान से होती है। तो ऑटोमेटिक किए जाने वाले काम जो बार बार किए जाते हैं, तो उनको करने के लिए यहाँ पे मैक्रो की ज़रूरत पड़ती है। किसकी ज़रूरत पड़ती है, मैक्रो की। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। और यहाँ जितने भी रिपीटेटिव टास्क है उनको अगर हम फॉर्मेटिंग है, इंसर्टिंग टेक्स्ट है, अप्लाइंग स्टाइल है, सारी चीज़ों को अगर मेंटेन करना था हमको बनाना पड़ता है मैक्रो, ठीक है। बाकी टेम्पलेट की अगर बात करें, प्री डिफाइंड फॉर्मेट होते हैं। स्टाइल टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग होती है जो हम डिफाइन कर लेते हैं। एडिंस मतलब एक्स्ट्रा फंक्शन MS वर्ड में लाना है तो उसके लिए एडिंस की ज़रूरत पड़ जाती है। एक्सेल जो है बार बार किए जाने वाली क्रियाओं को खालिस्तान की मदद से रिकॉर्ड करते हैं। अब एक्सेल में पूछा जा रहा था, एक्सेल में बार बार किए जाने वाले जो काम है रिकॉर्ड किए जाते हैं, वो भी मैक्रो के माध्यम से किए जाएंगे। किसके माध्यम से, मैक्रोस। और मैक्रो लिखने के लिए एक्सेल में क्या यूज़ किया जाता है, VBA, विजुअल बेसिक एप्लीकेशन, यानी कि विजुअल बेसिक जो लैंग्वेज है उसका उपयोग किया जाता है। और यहाँ पे आप देखोगे तो इसके लिए अलग से एक टैब जुड़ जाता है जिसका नाम है डेवलपर टैब, ठीक। चलिए आगे देखें। यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, मैक्रो। नेक्स्ट है, निम्न विकल्पों में से डेटा विश्लेषण के लिए उपयुक्त टूल कौन सा है। डेटा विश्लेषण बोले तो एनालिसिस करना हमको। तो एनालिसिस करने के लिए आपको पिवोट टेबल भी मिल जाता है, गोल सीक भी मिल जाता है, डेटा एनालिसिस टूल पैक भी मिल जाता है। तो चलिए ये सभी चीज़ें यहाँ पे राइट आंसर है। बोले तो डी आपका राइट आंसर है। पिवोट टेबल डेटा की समरी निकालता है, ऑटोमेटिक एवरेज है, ऑटोमेटिक टोटल है, काउंट, कंपैरिजन, ये सब में मदद करता है। गोल सीक मतलब व्हाट इफ एनालिसिस का हिस्सा है, मतलब फॉर्मूला का डिजायर्ड आउटपुट पाने के लिए इनपुट वैल्यू ऑटोमेटिकली कैलकुलेट की जाती है। कि भाई मान लो हमको 10,000 रुपये प्रॉफिट चाहिए, तो हमको कितना माल बेचना पड़ेगा, कितने यूनिट पर यूनिट में बेचना पड़ेगा, वो सब निकालता है गोल सीक। डेटा एनालिसिस टूल पैक बोले तो एक प्रकार का एडिंस है। तो ये एडवांस स्टैटिस्टिकल इंजीनियरिंग एनालिसिस प्रदान करता है। ये सभी राइट आंसर यहाँ पे। तो MS एक्सेल में संख्यात्मक बोले तो नंबर टाइप का जो मान है वो डिफ़ॉल्ट रूप से कौन से अलाइनमेंट में होता है। संरेखन बोले तो अलाइनमेंट। तो हम सीधे टाइप करके देख लें ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए पूरी तरीके से। यहाँ जाओगे,
और अगर हम यहाँ पे नॉर्मली लिखते हैं, जैसे हमने लिखे क्या, यहाँ पे लिख दिए, नाम लिख दिए, जैसे हमने लिख दिए यहाँ पे छिंदवाड़ा, और इसको अगर बड़ा करते हैं तो आप ध्यान से देखिए किस अलाइनमेंट में है, लेफ्ट में। तो आप ध्यान रखना टेक्स्ट का अलाइनमेंट लेफ्ट होता बाय डिफ़ॉल्ट। और यही मान लो अगर हम लिख देते हैं कि हाँ यहाँ पे 5,000 या 50,000, तो टेक्स्ट का अलाइनमेंट राइट होता है। ध्यान से देखिए बाय डिफ़ॉल्ट नंबर का राइट होता है और टेक्स्ट का लेफ्ट होता है। ध्यान रखना है यहाँ पे टेक्स्ट मतलब क्या हो जाता है, जो अल्फ़ाबेट है वो लेफ्ट में होगा और नंबर आपका कैसा होगा, राइट में होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा राइट, बोले तो बी यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, डिफ़ॉल्ट रूप से दाएं तरफ होता है और टेक्स्ट को आप लेफ्ट की तरफ देखेंगे। सेंटर अलाइनमेंट आप मैनुअली अप्लाई कर सकते हैं, जस्टिफाई भी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। फ़िल्टरिंग लागू करने के लिए डेटा में खालिस्तान होना ज़रूरी है। फ़िल्टरिंग मतलब हो जाता है कि छानना, बोले तो जो भी चीज़ है वो आप अलग निकाल सकते हैं। तो इसके लिए कॉलम यहाँ पे हेडिंग होना ज़रूरी है, मतलब ए राइट आंसर है। ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यू हो ना हो फ़िल्टर कर सकते हैं, चार्ट भी हो ना हो फंक्शन यहाँ पे, तो ये राइट आंसर है। तो यहाँ पे कॉलम हेडिंग होना चाहिए, जैसे नेम, एड्रेस, एज, जो भी है उसके हिसाब से अपने को फ़िल्टर लगाना, वो चीज़ें होना चाहिए। MS पावर पॉइंट स्लाइड शो के दौरान एन शॉर्टकट कुंजी का जो उपयोग है वो क्या किया जाता है। तो एन बोले तो नेक्स्ट, जैसे मैं यहाँ से एन दबाऊंगा तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका ए राइट आंसर है, बोले तो मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। एन दबाओगे रन वाले स्लाइड शो में तो एन मतलब नेक्स्ट स्लाइड में चले जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रीवियस के लिए आप क्या दबाना पड़ता है, पी दबाना पड़ता है, या एरो की दबा दो, एरो की दबा दो लेफ्ट वाली। न्यू स्लाइड के लिए आपको कंट्रोल+M दबाना होता है और एंड स्लाइड के लिए आपको एस्केप दबाना होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, पावर पॉइंट में खालिस्तान प्रेजेंटेशन बनाने के लिए उपयुक्त है। तो भाई जो पावर पॉइंट है खालिस्तान प्रेजेंटेशन, बोले तो यहाँ पे टेक्स्ट बेस्ड हो जाता है। क्या ओनली टेक्स्ट बस नहीं रह सकता, बहुत सारी चीज़ें रहती। मल्टीमीडिया में आपका टेक्स्ट है, पिक्चर है, ग्राफिक्स है, ऑडियो वीडियो सब आ जाता है। ग्राफिकल बस भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे मल्टीमीडिया हो सकता है, पर यहाँ पे ऑल ऑप्शन दिया है तो ये भी आ जाएगा। तो मल्टीमीडिया में भी सारी चीज़ें जाती है, और ऑल बोला है, टेक्स्ट बेस्ड भी हो जाता है, मल्टीमीडिया बेस्ड भी हो जाता है, ग्राफिकल बेस्ड भी। तो ऑल ऑफ द एबो यहाँ पर राइट आंसर है। अगर ये नहीं रहता तो यहाँ क्या आता, मल्टीमीडिया आता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा DBMS नहीं है। तो भाई देखिए ओरेकल है, MySQL भी है, MS एक्सेस भी है। MS एक्सेल आपका स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो वर्कशीट पर काम करता है, वर्कबुक पर काम करता है, और इसका एक्सटेंशन जो है .xlsx होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा रिलेशनल DBMS नहीं है। रिलेशनल का मतलब जिसमें आपको टेबल फॉर्मेट में डेटा नहीं दिखता और दोनों एक दूसरे से जुड़ नहीं सकते। तो रिलेशनल DBMS यहाँ देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे मोंगो DB जो है रिलेशनल नहीं है, बाकी SQL है, ओरेकल है और SQL सर्वर भी है। तो मोंगो DB जो है आपका रिलेशनल नहीं है, ये नो SQL डेटाबेस है, यानी कि डेटा को डॉक्यूमेंट जेसन लाइक फॉर्मेट में स्टोर किया जाता है। रिलेशनल डेटाबेस का संग्रह खालिस्तान में होता है। तो रिलेशनल डेटाबेस जो है टेबल फॉर्मेट में डेटा को रखता है, इसका मतलब ए राइट आंसर है। उसके बाद है रिलेशनल डेटाबेस को मतलब जो है एक प्रकार से टेबल में रखा जाता है रिलेशन बनाकर, और टेबल रो बोले तो टपल्स जिन्हें बोला जाता है, और कॉलम को फील्ड या एट्रीब्यूट बोला जाता है। टेबल आपस में की जिसे प्राइमरी की फॉरेन की के माध्यम से जुड़े होते हैं, और रिकॉर्ड मतलब एक कंप्लीट रो को बोला जाता है। फील्ड मतलब एक कॉलम को बोला जाता है। की मतलब एक रिलेशनल इंटीग्रिटी बनाने के लिए यूनिक वैल्यू का एक नाम हो जाता है। नेक्स्ट है OSI मॉडल, जो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन है, जो इंटरनेशनल लेवल पर डेटा को सेंड करना रिसीव करने का एक मॉडल तैयार करता है, जिसमें टोटल 7 लेयर होती है। तो कौन सा स्तर दो नेटवर्क खंडों के बीच में ट्रैफिक को लागू और प्रबंधित करता है। तो ये हो जाता है आपका नेटवर्क लेयर। कौन सा हो जाता है, नेटवर्क लेयर, बोले तो बी राइट आंसर है। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर जो है उसके अंतर्गत आपको जो एक प्रकार से एंड टू एंड कम्युनिकेशन और एरर कंट्रोल को संभालता है, लेकिन नेटवर्क सेगमेंट के बीच ट्रैफिक मैनेजमेंट नहीं करता, जो ट्रांसपोर्ट लेयर है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर भी OSI मॉडल का ही भाग है। पर नेटवर्क लेयर की बात करें तो पैकेट को सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए जिम्मेदार होता है। राउटिंग बोले तो पैकेट में डेटा को डेस्टिनेशन तक भेजता है। लॉजिकल एड्रेसिंग, IP एड्रेस इसी लेयर में होते हैं। दो अलग अलग नेटवर्क सेगमेंट के बीच में ट्रैफिक को मैनेज और फॉरवर्ड करने के लिए जिम्मेदारी नेटवर्क लेयर की होती है। डेटा लिंक लेयर तो एक प्रकार का क्या है कि भाई लोकल नेटवर्क जैसे सेम सेगमेंट पर एरर डिटेक्शन और फ्रेम डिलीवरी करता है। सेशन लेयर आपका हो जाता है कम्युनिकेशन सेशन को एस्टैब्लिश और मैनेज करना। नेक्स्ट है नेटवर्क कंजेक्शन कब होता है। तो नेटवर्क कंजेक्शन की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको जो मिल जाता है जब नेटवर्क में बहुत अधिक पैकेट होते हैं, जब नेटवर्क कंजेक्शन हो जाता है, बी राइट आंसर है। तो यहाँ पे आप देखोगे यह स्थिति तब आती है जब नेटवर्क में पैकेट की संख्या उसकी कैपेसिटी से अधिक हो जाती है, तब नेटवर्क कंजेक्शन यहाँ देखने को मिल जाता है।
राउटर और स्विच ओवरलोड हो जाते हैं जिससे डिले, पैकेट्स लॉस और थ्रोपुट यहाँ देखने को मिल जाता है। कॉमन एग्जांपल में अगर देखें, जब बहुत सारे यूज़र एक साथ इंटरनेट या फिर सर्वर जो एक्सेस है वो करते हैं, वो कहलाते हैं आपके क्या, एक प्रकार से नेटवर्क कंजेशन। और बैंडविड्थ लो की बात करें, दूसरा ऑप्शन जो था, बैंडविड्थ कम होने की स्पीड घटती है, मतलब बैंडविड्थ कम होने पर स्पीड घट जाती है। पर कंजेक्शन जो है तब यहाँ पे होता है एक प्रकार से जब पैकेट ज़्यादा हो। वैन राउटर फेल, तो राउटर फेल की स्थिति में ब्रेक डाउन हो जाता है नेटवर्क, और फायरवॉल ब्लॉक हो जाता है, सिक्योरिटी ब्रेक हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक नेटवर्क पर निजी नेटवर्क का विस्तार करता है? सार्वजनिक नेटवर्क पर निजी नेटवर्क का विस्तार करता है आपका कौन सा? बीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। बीपीएन याद रखना, बीपीएन मतलब वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जो कि एक प्रकार का पब्लिक नेटवर्क जैसे कि इंटरनेट पर सुरक्षित रूप से एक्सटेंड करता है, क्योंकि इसमें एन्क्रिप्शन और टनलिंग बोले तो सुरंग का उपयोग करके डेटा को सुरक्षित रूप से यहाँ रखा जाता है। जैसे ऑफिस एम्प्लॉय घर से भी काम करते हैं तो बीपीएन के जरिए यहाँ पे कंपनी नेटवर्क को एक्सेस कर लेते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क की बात करें तो यहाँ पे एक बिल्डिंग ऑफिस में काम करता है। मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बड़े शहर या सिटी में कवर करता है। वैन बोले तो वाइड एरिया नेटवर्क जो कि ज्योग्राफिकल एरिया को कवर करता है। और यहाँ पे जो है आप देख भी सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। प्रॉक्सी क्या है? प्रॉक्सी का मतलब क्या हो जाता है? प्रॉक्सी मतलब एक इंटरमीडिएट रूप से ब्रिज का काम करती है। तो जो यूज़र है और इंटरनेट के बीच में एक मध्यस्थ सर्वर के रूप में कौन काम करती है? प्रॉक्सी। बोले तो ए राइट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ प्रॉक्सी मतलब इंटरमीडिएटरी सर्वर जो कि यूज़र और इंटरनेट के बीच काम करता है। जब यूज़र किसी वेबसाइट को एक्सेस करता है तो रिक्वेस्ट पहले प्रॉक्सी सर्वर पर जाती है और फिर इंटरनेट पर फॉरवर्ड होती है। प्रॉक्सी सर्वर सिक्योरिटी, कैशिंग, एनोमिटी, इसके अलावा आपको देखने में मिल जाएगा एक्सेस कंट्रोल, ये सारी चीज़ें प्रदान करती है। किसमें कोई निश्चित क्रम नहीं होता है? तो कोई निश्चित क्रम जो है एक प्रकार से देखोगे तो रैंडम में नहीं होता। रैंडम मतलब कहीं से भी डेटा निकाल लेना। मान लीजिए अब ये हार्ड डिस्क का एरिया है जिसमें पार्टीशन बने हैं, तो कभी भी डेटा यहाँ सेव हो जाएगा, कभी भी डेटा यहाँ से निकाल लिया जाएगा, ऐसा करके निकाल सकते हैं रैंडम में। ठीक है, और सिक्वेंशियल में क्रम अनुसार रहता है भाई। 1 2 3 4 है तो 10 तक पहुंचना है तो 1 से लेकर 9 तक गुजरना पड़ेगा। इंडेक्स में भी आप देखोगे 2 टेबल का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ से अगर डाटा निकालना तो यहाँ इंडेक्स बनी होती है, तो इससे आप निकाल सकते हैं। डायरेक्ट एक्सेस भी एक प्रकार का रैंडम एक्सेस भी हो जाता है। रैंडम मतलब कहीं से भी और डायरेक्ट मतलब भी एक प्रकार से कहीं से भी निकाल सकते हैं। तो रैंडम जो है डेटा को एक्सेस कहीं से भी किया जा सकता है, फिक्स्ड ऑर्डर नहीं होता। जैसे रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, किसी भी मेमोरी लोकेशन को सीधे एक्सेस किया जाना। सीक्वेंशियल में एक क्रम हो जाता है, मैग्नेटिक टेप। इंडेक्स में भी एक प्रकार से इंडेक्स के आधार पर रहता है। और डायरेक्ट में भी डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस जैसे कि हार्ड डिस्क है उससे सीधे एक्सेस किया जा सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी टोपोलॉजी नहीं है? टोपोलॉजी मतलब एक प्रकार का जो रैम होता मतलब जो आपका लैन होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क का फिजिकल जो स्ट्रक्चर होता है, जो बनता है, उसे हम बोल देते हैं टोपोलॉजी। तो बस टोपोलॉजी है, रिंग टोपोलॉजी भी है, स्टार टोपोलॉजी भी है, और यहाँ पे आपका ट्री टोपोलॉजी भी है। तो यहाँ तो पूरे ही राइट आंसर है। पर ट्री टोपोलॉजी, सॉरी, यहाँ ट्री टोपोलॉजी नहीं है, ट्री प्रोटोकॉल है। तो ट्री प्रोटोकॉल है ना कि टोपोलॉजी। अगर ट्री टोपोलॉजी रहती तो भी ये टोपोलॉजी है, मतलब मल्टीपल टोपोलॉजी जो आपकी बन जाती है किसके माध्यम से? स्टार के माध्यम से, वो एक प्रकार की ट्री टोपोलॉजी बोलते हैं। पर यहाँ पे क्या है? प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल एक नियम होता है, पर ट्री नाम का प्रोटोकॉल ऐसा होता नहीं है। ठीक है, ट्री टोपोलॉजी होती है, ट्री प्रोटोकॉल नहीं होता है। बाकी बस टोपोलॉजी होती है, रिंग टोपोलॉजी होती है, स्टार टोपोलॉजी भी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य उद्देश्य का एक नेटवर्क है? भाई सामान्य उद्देश्य का नेटवर्क बोले तो लोकल एरिया नेटवर्क, मैन है, वैन है, तो सभी यहाँ पर राइट आंसर है। लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, तो यहाँ पे ऑल है। बोले तो लैन, मैन, वैन सभी जनरल पर्पस नेटवर्क है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के कम्युनिकेशन और डेटा शेयरिंग के लिए ज़रूरी हो जाते हैं। फिर IEEE 802.11 मानक जो है किस वर्ष विकसित किया गया? तो इसको विकसित किया गया था 1997 में, मतलब 1997 में। तो यहाँ देखोगे तो आपको मिल जाएगा वाईफाई का पहला स्टैंडर्ड जो कि 1997 में IEEE स्टैंडर्ड एसोसिएशन द्वारा इसको विकसित किया गया। 2.4 गीगाहर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी बैंड पर काम करता था। वायरलेस लैन बोले तो डब्लू लैन कम्युनिकेशन के लिए बनाया गया था। बाद में इसमें कई अमेंडमेंट्स जो है सुधार आए। 802.11 ए आया 1999 में, 802.11 बी आया 99 में, फिर 802.11 जी आया 2003 में, फिर एन आया 2009 में। ऐसे इसके बहुत सारे वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी स्विचिंग टेक्निक नहीं है? तो देखिए सर्किट स्विचिंग है, पैकेट स्विचिंग भी है,
मैसेज स्विचिंग भी है। तो यहाँ पे आपकी फ्रिक्वेंसी स्विचिंग नहीं होती है, जो कि डेटा ट्रांसमिशन के लिए उपयोगी होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। तो नेक्स्ट देखें यहाँ पे, तो हाई स्पीड ईथरनेट किस पर कार्य करता है। तो हाई स्पीड जो ईथरनेट है वो काम करता है, देखिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ऑप्टिकल फाइबर, यानी कि ए यहाँ पे राइट आंसर है। बाकी कोएक्सियल टू एचडीटी ये सब पुरानी टेक्निक है, और सैटेलाइट तो एक प्रकार से ऑलरेडी धीरे ही काम करता है। तो यहाँ पे हाई स्पीड के लिए गीगाबाइट ईथरनेट 10 GB जो गीगाबाइट है ईथरनेट, और उससे आगे भी स्पीड दे देता है। ट्रांसमिशन मतलब ज़्यादा डेटा स्पीड के लिए ऑप्टिकल फाइबर यहाँ ज़रूरी हो जाता है। ऑप्टिकल फाइबर बहुत अधिक बैंडविड्थ और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन सपोर्ट करता है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस से भी सुरक्षित रहता है। कोएक्सियल की बात करें तो ये पुराने ईथरनेट स्टैंडर्ड है, 10/2 और 10/5 इस प्रकार से इनका उपयोग हो जाता था। हाई स्पीड मिल नहीं सकती इसमें। ट्विस्टेड पेयर भी फास्ट ईथरनेट बोले तो 100 MB/s और गीगाबाइट ईथरनेट कुछ केस में, परंतु हाई स्पीड यहाँ पे भी नहीं मिलती। सैटेलाइट ये नेटवर्किंग मीडियम है, ईथरनेट स्टैंडर्ड का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट है किस चैनल ऑपरेशन मोड में, मतलब किस चैनल ऑपरेशन मोड में डेटा सिग्नल दोनों दिशाओं में जा सकता है। मतलब दोनों दिशाओं में जा सकता है, पर यहाँ कंडीशन लगा दी गई, लेकिन एक समय में केवल एक। तो इसका मतलब है हाफ डुप्लेक्स। क्या हो जाता है? हाफ डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स मतलब वन वे, हाफ डुप्लेक्स मतलब दोनों दिशा में पर एक समय में एक ही दिशा में, फुल डुप्लेक्स का मतलब दोनों दिशाओं में एक ही समय में। ब्रॉडकास्ट और प्रसारण हो जाता है एक तरीके का, जो कि टीवी में देखने को मिल जाता है, टीवी और रेडियो में। नेक्स्ट है वर्ल्ड वाइड वेब में खालिस्तान होते हैं। तो वर्ल्ड वाइड वेब बना भाई वेब पेजेस से, ठीक है। यहाँ पे प्रोटोकॉल भी नहीं है, ब्राउज़र भी नहीं है, वेब सर्वर भी नहीं है। वेब पेजेस जितने हैं वो पूरे कहाँ पे मिल जाते हैं आपको? वर्ल्ड वाइड वेब में। वेब पेजेस वेबसाइट्स का कलेक्शन जो है आपको मिल जाता है वर्ल्ड वाइड वेब में। ए राइट आंसर है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा जो वेब पेज होते हैं उसका कलेक्शन है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क में। ये पेजेस HTML में बने होते हैं और हाइपर लिंक के जरिए एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो कोई भी वेबसाइट कई वेब पेजेस का एक समूह हो जाती है। नेक्स्ट है कंप्यूटर भाषा में MB का संक्षिप्त रूप क्या है। तो MB मतलब मेगाबाइट हो जाती है, बोले तो ए राइट आंसर है। तो यहाँ MB मतलब मेगाबाइट, जो कि डेटा स्टोरेज यूनिट है, और 1 MB मतलब हो जाता है आपको कितने KB मिल जाती है? 1024। और अगर बाइट की बात करें तो बाइट मिल जाती है मतलब एक प्रकार से 10,48,576। तो 1024 जो आपकी बाइट है और 1024 KB है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब ये आंसर आता है, ठीक है। इसका उपयोग फाइल, डॉक्यूमेंट, इमेज के साइज़ को मापने के लिए किया जाता है। एक प्रणाली द्वारा यानी कि एक सिस्टम द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रोटोकॉल की सूची, प्रत्येक लेयर पर एक प्रोटोकॉल खालिस्तान कहलाता है। तो इसको हम बोल देते हैं प्रोटोकॉल का स्टैक, बोले तो ए राइट आंसर है, ठीक है। तो प्रोटोकॉल का स्टैक बोले तो यह प्रोटोकॉल का एक समूह है जहां हर लेयर OSI मॉडल या फिर TCP IP मॉडल दोनों में से कोई एक को यहाँ पे उपयोग करती है। एग्जाम्पल के लिए TCP IP जो स्टैक होता है वो एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर और डेटा लिंक लेयर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। इस प्रकार से इसके एग्जाम्पल के लिए तो HTTP है, FTP SMTP एप्लीकेशन लेयर में मिल जाता है, TCP UDP आपको नेटवर्क लेयर में मिल जाता है, नेटवर्क जो ट्रांसपोर्ट लेयर में IP आपको नेटवर्क लेयर में मिल जाता है, और ईथरनेट वाईफाई आपको डेटा लिंक लेयर में मिल जाता है। नेक्स्ट देखोगे IP जो एड्रेस है 14, 23, 120 और 0 किस श्रेणी का है। तो देखिए IP एड्रेस के जो है एक प्रकार के क्लासेस होते हैं। तो यहाँ पे A क्लास में जाएगा। तो A क्लास में कैसे आएगा वो देख लेते हैं। जैसे A क्लास की बात करें तो 1000 से शुरू होकर 126 तक आता है। तो जो हमने क्वेश्चन देखे हैं वो आपको क्या मिल जाता है? 1 से शुरू हुआ और 126 तक। तो यहाँ पे आपको 1 से शुरू हुआ है और इसके बीच में मिल रहा है ना, तो यहाँ पे ये आ जाएगा क्लास A में। और यहाँ आप देख सकते हैं इसकी डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क इस प्रकार होता है। बी में आप देखोगे तो 126 है, तो यहाँ पर रेंज हो जाती है 128 से 1191। और सी में आपका जाता है 192 से लेकर कहाँ तक? 223 तक। और डी में आ जाता है 224 से लेकर 239 तक। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। मतलब 126, उसके बाद दूसरा कितना हो जाता है? दूसरा हो जाता है 191, फिर हो जाता है यहाँ पे नेक्स्ट 223, फिर हो जाता है 239। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। ई भी होता है। ई में आप देखोगे तो 240 से लेकर 255 तक मिल जाते हैं। तो टोटल मिलाकर अगर देखें 0 से 255 होते हैं, जो कि 5 भागों में बटे हुए हैं। इंटरनेट पर एक होस्ट दूसरे होस्ट को खालिस्तान द्वारा खोजता है। तो एक होस्ट दूसरे होस्ट को IP एड्रेस के माध्यम से खोजता है, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस के माध्यम से। यूनिक होता है हर एक डिवाइस का जो कि इंटरनेट में जुड़ी होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल नहीं है। एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल में आपको देखने को मिल जाएगा जो IP है वो नहीं मिल जाता, ये नेटवर्क लेयर का पार्ट है, ठीक है। बाकी ये तीन जो है एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल के रूप में जाने जाते हैं।
तो जो HTTP है एप्लीकेशन लेयर में जाता है, FTP एप्लीकेशन लेयर में, SMTP एप्लीकेशन में, पर IP आपका नेटवर्क प्रोटोकॉल में देखने को मिल जाता है। इनमें से पहला वेब आधारित ईमेल सेवा कौन सा है भाई? वेब आधारित ईमेल सेवा जो है आपका हॉटमेल है, मतलब ए राइट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे 1996 में सबीर भाटिया इंडिया और जैक स्मिथ USA ने इसको लॉन्च किया था। यह दुनिया की पहली वेब बेस्ड ईमेल सर्विस है। बाद में माइक्रोसॉफ्ट ने आउटलुक यहाँ पे लाया, गूगल ने जीमेल ला दिया 2004 में, याहू ने 1997 में याहू मेल ला दिया। ये सब देखने को मिल जाता है। सन 2000 में आप देखोगे तो रेडिफ मेल देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जिसे हम URL बोल देते हैं। एक खालिस्तान स्कीम है जिसे www ब्राउज़र इंटरनेट पर साइट खोजने के लिए उपयोग किया जाता है। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर एक प्रकार की एड्रेसिंग स्कीम है, मतलब एक वेबसाइट का एक एड्रेस हो जाता है। तो ये यहाँ पर राइट आंसर है, जो कि एक प्रकार का यूनिक होता है एड्रेस, और ये एड्रेस के आधार पर बैकग्राउंड में चलता है IP एड्रेस, जो जोड़ने का काम करता है DNS, डोमेन नेम सिस्टम। तो याद रखिए इन चीज़ों को। इंटरनेट एक क्या है? इंटरनेट नेटवर्क का नेटवर्क है, बोले तो ए राइट आंसर है, यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे ये वाइड एरिया नेटवर्क की श्रेणी में आ जाता है। इंटरनेट वास्तव में लाखों नेटवर्क, छोटे बड़े नेटवर्क ग्लोबल रूप से कनेक्टेड है, इंटरकनेक्शन है, तो उनके माध्यम से बनता है। जैसे लैन मैन बैन सभी आपस में जुड़े हुए हैं राउटर्स या नेटवर्क के माध्यम से, और TCP/IP आधारित प्रोटोकॉल का उपयोग कर लेते हैं। वो कहलाता है नेटवर्क का नेटवर्क, मतलब इंटरनेट। इंटरनेट एक्सप्लोरर किस वर्ष लॉन्च किया गया है भाई? तो ये अभी बंद हो चुका है, पर पूछ लिया गया है 1995 में। 1995 में इसको लॉन्च किया गया है, और 2015 में इसको जो है इसके बदले में यूज़ किया गया था क्या? माइक्रोसॉफ्ट का एज। ठीक है, जो कि अभी वर्तमान में देखने को मिल जाता है। जैसे मैं दिखाऊँ आपको एज, तो देखिए देखने को मिल जाता है माइक्रोसॉफ्ट का एज, जो भी वर्तमान में चल रहा है, काफ़ी अच्छा है। इसके बाद यहाँ देखिए अगस्त 1995 में विंडोज़ 95 के साथ ही इसको लॉन्च कर दिया गया था, और यह जो है स्पाई ग्लास है मोज़ेक ब्राउज़र पर आधारित था। माइक्रोसॉफ्ट ने इसे विंडोज़ के साथ टाइटली इंटीग्रेट किया था, और अभी वर्तमान में जो है माइक्रोसॉफ्ट एज जो आपका विंडोज़ है उसके साथ इंटीग्रेट है। ईमेल भेजने की आवश्यकता क्यों होती है भाई? ईमेल भेजने की आवश्यकता इसलिए होती है कि फास्ट कम्युनिकेशन हो जाता है, कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है, ईजी टू यूज़ हो जाता है, यानी कि सभी राइट आंसर है, ऑल ऑफ द एबव। डी राइट आंसर यहाँ पे। कई असंबंधित प्राप्तकर्ताओं को समान मेल भेजने की क्रिया आमतौर पर क्या कहलाती है? तो कई असंबंधित प्राप्तकर्ताओं को समान मेल भेजने की क्रिया को बोल देते हैं स्पैमिंग। स्पैम मेल होता है ना, अनावश्यक अनवांटेड ईमेल आते हैं, वो स्पैमिंग कहलाती है। ए राइट आंसर है। ठीक है, तो विज्ञापन प्रचार धोखाधड़ी वाली ईमेल, जो कि एक प्रकार से अनचाहे होते हैं, बल्क ईमेल होते हैं, वो सब स्पैमिंग के अंतर्गत आ जाते हैं। MS एक्सेल में सेल रेफरेंस को एब्सोल्यूट बनाने के लिए, यानी कि फिक्स्ड बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं डॉलर साइन का। क्या यूज़ करते हैं? डॉलर। मान लीजिए A1 को हमको लॉक करना है, तो डॉलर सामने भी लगा दो, डॉलर इसके सामने भी लगा दो, यानी कि इस प्रकार से डॉलर लगा दोगे और बीच में आप A और 1 लिख दोगे, तो ये लॉक हो जाएगा, यानी कि फिक्स्ड हो जाएगा, और फिक्स्ड को बोल देते हैं एब्सोल्यूट। और इसके बगैर लिखा तो रिलेटिव बोल देते हैं, और दोनों लिखे हैं तो मिक्स्ड बोल देते हैं। चलिए, ए अभी राइट आंसर है। जो डॉलर साइन है उसका उपयोग किया जाता है एब्सोल्यूट बनाने के लिए। वेब सर्वर क्लाइंट रिक्वेस्ट के जवाब में खालिस्तान पेज भेजते हैं। तो यहाँ देखिए आपको स्टैटिक पेज भी भेजे जा सकते हैं और डायनेमिक भी। इसका मतलब बोथ स्टैटिक एंड डायनेमिक दोनों पेज भेजे जा सकते हैं वेब सर्वर के द्वारा, क्योंकि रिक्वेस्ट तो की जाती है, ऐसा पूछकर थोड़ी की जाएगी भाई स्टैटिक है और डायनेमिक है। दोनों पेज यहाँ पे भेजे जा सकते हैं। उसके बाद जावास्क्रिप्ट वेरिएबल खालिस्तान टाइप के होते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप देखोगे लूजली टाइप के हो जाते हैं। जो वेरिएबल हो जाते हैं लूजली टाइप के हो जाते हैं। कैसे? जो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं डाटा टाइप स्पेसिफाई करने की आवश्यकता नहीं होती। यह वेरिएबल के अलग अलग प्रकार या वैल्यू के आधार पर यहाँ पे होल्ड किया जाते हैं। जैसे 10 दे दिए तो नंबर बन गया, हेलो दे दिए तो आपको स्ट्रिंग देखने को मिल जाता है, ट्रू दे दिए तो बुलियन मिल जाता है। तो एक प्रकार के लूजली टाइप हो जाते हैं, स्ट्रिक्ट नहीं होते हैं। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा बिटवाइज ऑपरेटर है? बिटवाइज ऑपरेटर की बात करें है नहीं पूछा गया, नहीं पूछा गया है। तो बिटवाइज ऑपरेटर में आपका मिल जाता है डी। तो यहाँ ये सभी बिटवाइज ऑपरेटर है, बाकी एंड जो है एक लॉजिकल ऑपरेटर है। ठीक है, यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर देखने को मिल जाता है। चलिए आगे देखें। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन मिल जाता है BBA में कोडिंग कंपाइलेशन रनिंग और डिबगिंग का वातावरण जो हो जाता है वो क्या कहलाता है? विजुअल बेसिक एडिटर कहलाता है। इसका मतलब सी राइट आंसर है। ठीक है, सी यहाँ पे राइट आंसर है, विजुअल बेसिक एडिटर। एक्सेल वर्ड एक्सेस में BBA कोड लिखने, कंपाइल करने, रन करने और डिबग करने का एनवायरनमेंट है। इसमें कोड विंडो, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, प्रॉपर्टी विंडो और इमीडिएट विंडो जैसी सुविधाएं भी होती है। Alt+F11 जो दबाओगे तो BBA खोला जा सकता है। ठीक है, शॉर्टकट याद रखना। MS वर्ड में गटर मार्जिन जो होती है, जो कि बाइंडिंग के लिए यूज़ की जाती है, तो गटर पोजीशन बॉक्स में कौन कौन सी स्थितियाँ होती है? तो ये देखिए, एक होती है लेफ़्ट और एक होती है टॉप।
तो दो चीज़ें यहाँ मिल जाती है, लेफ्ट और टॉप, यानी कि लेफ्ट और टॉप बोले तो बोथ ए और बी, डी यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है। MS एक्सेल 2019 में सीट में एक सेल दाईं ओर जाने के लिए खालिस्तान दबाए और उसी कॉलम में नीचे जाने के लिए क्या दबाए, बोले तो दाईं ओर जाना है, दाईं ओर बोले तो इधर जाना है तो क्या दबाएंगे, टैब, और नीचे जाना है तो एंटर दबाएंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा टैब और एंटर। मतलब MS एक्सेल में सीट में एक एक करके इधर जाना तो क्या दबाएंगे, टैब, और नीचे आना सीधे सीधे तो एंटर दबाएंगे। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रेजेंटेशन व्यू नहीं है, बोले नॉर्मल व्यू है, स्लाइड सॉर्टर भी है, आउटलाइन भी है, डेटाबेस व्यू इसमें होता नहीं है पावर पॉइंट में। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 64 MB रैम में यदि प्रत्येक ब्लॉक में 1 बाइट का है तो कितनी एड्रेस लाइन होनी चाहिए। तो इसके पहले भी हमने एक क्वेश्चन हल किए थे, इसका राइट आंसर आपका 26 होगा। कैसे, आप देख सकते हैं 1 MB बोले तो 2 की पावर 20, 60 MB मतलब 64 MB और 2 की पावर 20, मतलब यहाँ पे सीधे हल करके देखा जाए तो 26 हो जाएगा। तो सही अगर देखें तो यहाँ पे जो आपका 26 है, 26 इसका राइट आंसर आ जाएगा। 26 एड्रेस लाइन होना चाहिए। वेब ब्राउज़र में क्लियर रिसेंट हिस्ट्री विकल्प के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो देखिए यहाँ पे आप देखोगे तो यह ब्राउजिंग हिस्ट्री हटाता है, ब्राउजिंग हिस्ट्री हटा देता, बिल्कुल सही। यह कुकीज़ को भी हटाता, ये भी सही। कैश को भी हटा देता है। यह सेव किए गए पासवर्ड स्थायी रूप से हटाता नहीं, ये पूछता है भाई। देखिए नॉर्मली अगर हटाने की कोशिश करो तो आपको पासवर्ड हटाने के लिए पूछा जाता है, मतलब यहाँ पे ये विकल्प आपको बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन नहीं देता। तो डी यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, परमानेंट नहीं हटाएगा, पूछेगा पहले तो। इसके अलावा खालिस्तान में आपके द्वारा देखी गई साइटों की जानकारी या साइट तक पहुंचने के लिए क्रेडेंशियल हो सकते हैं। तो इसका राइट आंसर कुकीज़ होता है, जो कि ब्राउज़र के रूप में उपयोग की जाती है, अंदर में टेम्परेरी फाइल के रूप में दोबारा खोजे जाने वाली जो इन्फॉर्मेशन है उसको स्टोर करके रख लेता है। ये यहाँ पर राइट आंसर है। जैसे इसमें लॉगिन क्रेडेंशियल, सेशन है, आईडीज़ है, यूज़र प्रेफरेंस है, ये सभी चीज़ें होती है। इसके बाद है जीमेल में 2 दिन से पुराने मेल खोजने के लिए क्या दर्ज किया जाना चाहिए। तो ओल्डर देन 2 days, इस प्रकार अगर देखें तो यहाँ पर उसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ओल्डर देन 2 day यानी 2 days। तो इस प्रकार के मेल आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, आप जीमेल के सर्च बॉक्स में यूज़ करके देखिए इसको, आपको थोड़ा और अच्छा फील होगा। नेक्स्ट है आईपी एड्रेस, जो वर्जन 4 एड्रेस में कितनी बिट होती है भाई, तो ये 32 होती है, यानी कि 4 बाइट का कलेक्शन हो जाता है। आप देख सकते हैं पीछे भी हमने देखे थे। तो इस प्रकार देखें 1, 2, 3 और 4, बोले तो 4 बाइट यहाँ होती है, जो कि 8 के ग्रुप में होती है, इसलिए 8 चौक 32 हो जाता है, यानी कि टोटल मिलाकर 32 बिट यहाँ पे हो जाती है। और आईपी वर्जन 6 में आपको मिलेगी बोले तो 128। नेक्स्ट है विंडोज़ में कौन सा कमांड इंटरनेट ट्रैफिक का पूरा रूट दिखाता है। तो ये आपको देखने मिलेगा ट्रैक, एक प्रकार से ट्रैकर्ट। ट्रैकर्ट जो है एक प्रकार से क्या मिल जाएगा, जो इंटरनेट ट्रैफिक है उसका पूरा रूट दिखा देगा। बी यहाँ पे राइट आंसर है। ट्रेस रूट बोल सकते हैं, ट्रेस रूट का संक्षिप्त फॉर्म है ट्रैकर। ठीक है, तो यह कमांड आपके कंप्यूटर से किसी जो रिमोट सर्वर है उस तक पैकेट किस किस इंटरमीडिएट राउटर से गुजरता है उसका पूरा रास्ता दिखा देगा। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। ADCL का पूरा DSL का पूरा रूप क्या है, तो ये असिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन हो जाती है, मतलब यहाँ पे ए राइट आंसर है। इसमें देखिए आपको असिमेट्रिक मतलब डाउनलोड स्पीड और अपलोड स्पीड अलग अलग होती है, जो हम अभी वर्तमान में देखने को मिल जाते हैं। जैसे डाउनलोड स्पीड, अपलोड स्पीड देखोगे तो डाउनलोड ज़्यादा मिलेगी और अपलोड कम मिलेगी, इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर उच्च स्तरीय भाषा सोर्स कोड को मशीन कोड में बदलता है। तो ये करता है कंपाइलर महोदय। कौन करता है, कंपाइलर, बोले तो ए राइट आंसर है। तो इस प्रकार हमने जो हमारा एक प्रकार से 14 नंबर का जो पार्ट है प्रैक्टिस सेट, यहाँ पे कंप्लीट रूप से डिस्कस किया है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, और जो फैक्ट है वो भी आप ध्यान में रखते चलिए। जो मैं बोलता हूँ सारी चीज़ें आप यहाँ पे करते चलिए, होमवर्क वगैरह, तो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम में। तो इस प्रकार जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, स्टेटस में लगाना ये नहीं भूलना है। तो उससे क्या होगा, दूसरों को भी हेल्प मिलेगी। आपको ऐसा नहीं सोचना है कि वीडियो शेयर ना करें, तो शेयर कर दिया करिए, कोई दिक्कत नहीं, उससे पैसा नहीं लग रहा है। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लेलिस्ट में जाकर आप पुरानी वीडियोस को ज़रूर देख लें ताकि आपको हेल्प हो सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।